हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में आज चैप्टर पढ़ाऊंगी फर्स्ट पेपर का मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा बता चुकी हूँ। मनोविज्ञान के उपागम या संदर्श कौन कौन से हैं इसके बारे में भी चर्चा की थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो क्या है। मनोविज्ञान के इतिहास से मतलब है कि 18वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र फिलॉसफी एक ही विषय थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद इसमें दोनों ये विषय अलग हो गए और मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तब इसकी परिभाषा क्या हो, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाना चाहिए, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या हो, इस चीज़ को लेकर मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी आपस में मतभेद रहे। विभिन्न मतभेद के जो ये मनोवैज्ञानिक थे, इसमें जिन लोगों के विचार एक से थे वो एक संप्रदाय में शामिल हो गए और जो दूसरे विचारधारा वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो दूसरी विचारधारा में सम्मिलित हो गए। इस तरह से अनेक विचारधाराएं मनोविज्ञान के विषय और उसकी परिभाषा को लेकर सामने आए। इनको मनोविज्ञान के संप्रदाय या मनोविज्ञान के दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है, मनोविज्ञान का प्रारंभ एक आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने इसे मन का विज्ञान कहा, कुछ ने चेतना का विज्ञान कहा, फ्रॉयड ने इसको अचेतन मन का विज्ञान कहा। तो इस तरह से अलग अलग विचारधाराएं सामने आई और आज ये जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो आत्मा के विज्ञान से लेकर व्यवहार के विज्ञान तक आने में वर्षों लगे और आज का जो स्वरूप है मनोविज्ञान का, इस संपूर्ण इतिहास से गुजरता हुआ आज की स्थिति में पहुंचा है। तो ये जो विभिन्न संप्रदाय थे मनोविज्ञान के या विभिन्न जो विचारधाराएं थी, इन्हीं के द्वारा इसका विकास हुआ। सबसे पहली जो विचारधारा है मनोविज्ञान की या जो संप्रदाय है वो है संरचनावाद। इस संप्रदाय की स्थापना विल्हेम वुंट ने की और उनके शिष्य थे टिचनर, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। उनका मानना था कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो चेतन अनुभूति होना चाहिए। टिचनर ने चेतना तथा मन में भी अंतर बताया है। चेतना से तात्पर्य है वो सभी अनुभव जो व्यक्ति किसी विशेष समय में अनुभव करता है तथा मन से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। तो इस तरह से टिचनर ने चेतना को एक अनुभूति कहा है और उसका मानना था कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो चेतन अनुभव होने चाहिए। और टिचनर ने चेतना के 3 तत्व बताए, संवेदना, भाव और प्रतिमा। उनका कहना था कि व्यक्ति की चेतना को समझने के लिए अंतर्दर्शन विधि बहुत आवश्यक है। अंतर्दर्शन का मतलब है कि व्यक्ति जब अपने विचार, अपने भावनाओं और अपने व्यक्तित्व को खुद समझता है, अंतर्दर्शन अपने अंदर झांककर, अपने भीतर झांककर वो जब अपना आत्मदर्शन करता है तो उसको अंतर्दर्शन कहा गया है। व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करता है। तो व्यक्ति की चेतना को समझने के लिए टिचनर ने कहा कि अंतर्दर्शन विधि जो है वो बहुत आवश्यक है। अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण द्वारा व्यक्ति स्वयं के अंदर उत्पन्न हो रहे विचारों को समझने का प्रयास करता है। अंतर्निरीक्षण करने के लिए व्यक्ति को अपने ध्यान पर पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है। टिचनर ने मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति की चेतना के अध्ययन पर बल दिया और यह अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा जो संप्रदाय आता है इसमें या जो दूसरी विचारधारा आती है वो है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का जन्म संरचनावाद के विरोध के रूप में हुआ। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना नहीं हो सकती, चेतन अनुभव नहीं हो सकते। और इस तरह के जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें विलियम जेम्स थे, जिन्होंने कहा
कि मनोविज्ञान के अंदर चेतन तत्वों का अध्ययन नहीं बल्कि चेतना की उपयोगिता का अध्ययन किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। उसने चेतना की संरचना पर बल नहीं दिया बल्कि चेतना का जो कार्य है उस पर बल दिया। इसीलिए इस दृष्टिकोण को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनके इस संप्रदाय को प्रकार्यवाद कहा गया। प्रकार्य मतलब चेतना के कार्यों का अध्ययन करना, तो ये प्रकार्यवादी कहलाए। इसमें विलियम जेम्स का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जेम्स ने चेतना के 5 गुण बताए। सबसे पहली कि चेतना व्यक्तिगत होती है। हर व्यक्ति की चेतना अलग अलग होती है। किसी व्यक्ति की चेतना में कुछ वस्तुएं होती हैं, दूसरे व्यक्ति की चेतना में दूसरी और वस्तुएं हो सकती हैं। तो चेतना जो है व्यक्तिगत होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि चेतना हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जेम्स का कहना है कि चेतना नदी के बहते हुए पानी के समान है जो कभी स्थिर नहीं होता। नदी का पानी कभी काफ़ी तेज बहता है तो कभी धीरे धीरे। ठीक उसी प्रकार चेतना में कभी तेजी से परिवर्तन आता है और तो कभी धीरे धीरे। इस तरह चेतना हमेशा परिवर्तनशील रहती है। तीसरा जो उन्होंने बताया कि चेतना सतत होती है। सतत का मतलब है निरंतर। कभी भी जो मन है या जो चेतना है वो बिल्कुल शून्य नहीं रहती, निरंतर उसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। चेतना का संबंध किसी वस्तु विशेष से होता है। मतलब चेतना में हमेशा कोई वस्तु, कोई विचार, कोई प्रक्रिया इस तरह से होती है। चेतना हमेशा चयनात्मक होती है। चयनात्मक का मतलब है कि व्यक्ति के चेतना में कभी एक वस्तु होती है तो कभी दूसरी होती है। उदाहरण के लिए जब विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं तब उनकी चेतना के केंद्र में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे उस कमरे में रखा हुआ फर्नीचर, चलने वाला पंखा, पढ़ाने वाला शिक्षक। और उनकी जो चेतना में के केंद्र में ये चीज़ें परिवर्तित होती हैं। कभी उनका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है, कभी शिक्षक की तरफ जाता है, कभी जिससे पेन से जिससे लिख रहे हैं उस पर जाता है। तो ये परिवर्तन होता रहता है चेतना का। तो इसीलिए इसको चयनात्मक होता है। मतलब इच्छा से, व्यक्ति अपनी इच्छा से चयन करके किसी भी वस्तु को अपनी चेतना का केंद्र बना सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क के कुछ खास अनुभवों को ही हम चेतना में ला सकते हैं। अर्थात कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अचेतन में चले जाते हैं और जिनको हम प्रयास करके भी चेतना में नहीं ला सकते। इसके बाद प्रकार्यवाद के बाद जो तीसरा दृष्टिकोण मनोविज्ञान में विकसित हुआ वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में वॉटसन द्वारा की गई। वॉटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार को माना है। उन्होंने कहा मनोविज्ञान में ना तो चेतना का अध्ययन होना चाहिए, ना चेतन का अध्ययन होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। वे चेतना के मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं मानते थे, क्योंकि व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से हम कर सकते हैं। हम उसको देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। वॉटसन ने कहा कि व्यवहार जो है वो उद्दीपक अनुक्रिया प्रक्रिया है। मतलब सामने हमारे कोई उद्दीपक, कोई वस्तु आती है, उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, वही हमारा व्यवहार है। वॉटसन ने व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अंतर्निरीक्षण के स्थान पर प्रयोग विधि पर बल दिया। वो टिचनर के समान अंतर्दर्शन को नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे कि व्यवहार का अध्ययन हम प्रयोग के द्वारा करना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने निरीक्षण विधि, अनुबंधन, वर्बल रिपोर्ट आदि को भी महत्वपूर्ण माना व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। व्यवहारवाद के विकास में वॉटसन के अलावा कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया, जिसमें प्रमुख है लेशले, गुथरी, हल, स्किनर, बेंदुरा, कांट आदि। व्यवहारवाद के बाद जो अगला संप्रदाय विकसित हुआ मनोविज्ञान में वो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद की स्थापना की गई, उसी समय जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय की नींव पड़ी। गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दाइमर द्वारा की गई और वर्दाइमर के अलावा कोहलर, कोफका ने भी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विकास में योगदान दिया। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतर है फॉर्म या आकार या आकृति।
गेस्टाल्ट संप्रदाय का कहना है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का अध्ययन किया जाता है। यह संगठन प्रत्यक्षीकरण, सीखना, चिंतन आदि क्रियाओं में होता है। मतलब कोई भी अगर हम किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण करते हैं या किसी चीज को सीखते हैं तो संगठित फॉर्म में सीखते हैं, बिखरे हुए फॉर्म में नहीं सीखते। जैसे हम एक पेन को देखते हैं, पेन का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हम ये कहेंगे ये पूरा ये एक पेन है, ना कि हम ये कहेंगे कि ये इसकी निब है या ये इसका कवर है। अलग अलग ना करके पूरे एक वस्तु के रूप में हम पेन को देखते हैं। तो उनका ये कहना था कि जो भी हम देखते हैं, जो सीखते हैं, वो एक संगठित रूप में करते हैं। इसको गेस्टाल्ट कहा गया। अगला जो संप्रदाय है वो है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ उस समय हुआ जब अमेरिका में व्यवहारवाद, जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना हो रही थी। इसी समय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक नए संप्रदाय की स्थापना की जा रही थी। इस संप्रदाय का नाम मनोविश्लेषण दिया गया, जिसके संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड थे। फ्रॉयड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार अचेतन मन के अध्ययन पर बल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से जो असामान्य एबनॉर्मल व्यवहार हैं उसका कारण अचेतन में दमित हमारे कुछ अनुभव, कुछ बचपन के अनुभव या हमारी दमित इच्छाएं हैं। उन्होंने मन के भी 3 भाग बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। फ्रॉयड ने कहा कि चेतन मन में वो सारी सामग्री रहती है जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अर्धचेतन में वो सामग्री रहती है जिसको हम प्रयास करके हम अपने चेतना में ला सकते हैं। और अचेतन मन में वो सामग्री रहती है जिनको हम प्रयास करके भी अपनी चेतना में नहीं ला सकते। और कई बार ये जो सामग्री है अचेतन में दबी हुई स्वप्नों के रूप में हमारे सामने आती है। स्वप्नों की व्याख्या फ्रॉयड ने अपनी ड्रीम एनालिसिस नाम की एक पुस्तक में लिखी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वप्न का कोई ना कोई अर्थ होता है। हमारी जो दमित इच्छाएं हैं वो रूप बदलकर स्वप्नों के माध्यम से प्रकट होती हैं। अचेतन में संघर्ष जब बहुत अधिक बढ़ जाते हैं तब व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। और अचेतन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने मुक्त साहचर्य और सम्मोहन विधि को महत्वपूर्ण बताया। फ्रॉयड के सहयोगी जो थे मनोवैज्ञानिक एडलर और जुंग, उन्होंने मनोविश्लेषण संप्रदाय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो इस तरह से मनोविज्ञान का जो विकास है विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत हुआ और प्रारंभ से लेकर आज की जो स्थिति है मनोविज्ञान की, वो पूरे इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो एक लंबा इतिहास हमें देखने को मिलता है। और आज जो मनोविज्ञान हमारे सामने है वो एक विज्ञान के रूप में है और जो हमारे व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है प्रारंभ से और अंत तक। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।